बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का नेक्स्ट टॉपिक। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर से रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएगा। ये टॉपिक 1.2 है। तो हमने देखा था कि पार्टिकल्स मैटर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है। वो पार्टिकल्स अपने साइज़ में डिवाइड होते जाते हैं और मिनिएचर से मिनिएचर साइज़ ले सकते हैं। ये उनके साइज़ के बारे में था। अब वो मिनिएचर साइज़ वाले जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो एनसीईआरटी की बुक है और उसी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चलते जाएंगे। देखते हैं फर्स्ट जो टॉपिक आपके पास दिया हुआ है वो है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। यानी कि पार्टिकल्स मैटर, किसी भी कोई भी मैटर हम लोग लें, सपोज़ कीजिए कि हम कोई एक सॉलिड लेते हैं, शुगर लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं या डिटॉल लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं जो कि क्रिस्टल है, सॉल्ट क्रिस्टल है, शुगर क्रिस्टल है। और ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं इनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, जगह होते हैं। कैसे हम जानेंगे? अब शुगर को वाटर में डिजोल्व हम करते हैं या सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं या पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, डिटॉल को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि शुगर या सॉल्ट जो है वो डिजोल्व हो जाता है पूरी तरह से। यानी कि वो हमें दिखाई नहीं देता है, वो वाटर में कहीं डिसअपीयर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमने तो शुगर डाला लेकिन वाटर में वो हमें दिखाई नहीं देता, वो डिसअपीयर हो जाता है। इसका कारण ये है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है और शुगर के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस है। तो जब शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस में जाकर के जगह ले लेते हैं तो वो फिर हमें दिखाई नहीं देते, वो डिसअपीयर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ही कहते हैं हम लोग कि शुगर जो है वो वाटर में डिजोल्व हो गया। सॉल्यूशन बनाने का ये प्रोसेस है। तो इससे ये पता चलता है कि देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये लाइन हमारा इम्पोर्टेंट हो गया। ये लाइन जो है कि दिस शोज दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम लोग जो नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का कि एक कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। कुछ एक्टिविटी से हम लोग समझेंगे इस बात को कि वे कैसे कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कैसे जान सकते हैं इस चीज़ को। अब एक्टिविटी 1.3 को देखते हैं। इसमें एक इंसेंस स्टिक को लिया गया है। एक इंसेंस स्टिक को रूम के एक कॉर्नर में रखते हैं तो क्या दूरी पर आप रहेंगे, कॉर्नर से दूर दूसरे कॉर्नर में आप हैं, तो क्या आपको उसका स्मेल आता है? नहीं। लेकिन यदि उसी इंसेंस स्टिक को आप लाइट कर देते हैं, जला देते हैं, तो क्या होता है? हमें उसका स्मेल आता है। वी गेट द स्मेल सिटिंग एट द डिस्टेंस। तो इससे क्या पता चलता है? जलाने के बाद, लाइट करने के बाद वो हमारे पास आता है। यानी कि पहले जो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स थे वो फ्री नहीं थे, जब हमने उसे जला दिया तब वो फ्री हो गए,
उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वे इजीली मूव करते हैं। टेम्परेचर बढ़ जाता है, वे स्टिक से फ्री होते हैं और फ्री होकर के वे हमारे नाक तक पहुंचते हैं। तो पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, इससे हमें पता चलता है। नेक्स्ट एक्टिविटी को हम देखेंगे, एक्टिविटी 1.4 को। इस एक्टिविटी में 2 ग्लासेस या बीकर्स लिए गए हैं, दोनों में से कुछ भी, और उनमें पानी भर देना है। एक में ब्लू या रेड इंक को डालना है, एक खास तरीके से साइड से डालना है बीकर में, और दूसरे बीकर में हनी को डालना है। एक बीकर में हमें क्या डालना है, एक बीकर में हमें इंक डालना है और दूसरे बीकर में क्या डालना है, हनी डालना है। उसके बाद कुछ समय तक उसको अनडिस्टर्ब्ड यूं ही हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या देखते हैं, हम ये चीज़ देखेंगे कि जब हमने इंक को ड्रॉप किया, इंक ड्रॉप को जब हमने ऐड किया तो वे काफ़ी तेज़ी के साथ, इंक ड्रॉप जो हैं वाटर में काफ़ी तेज़ी के साथ मिक्स होते हैं, जबकि ये जो हनी है, एक ड्रॉप हमने क्या लिया था, ये साइड से बीकर में डाल रहे थे, तो इंक ड्रॉप को, यहाँ वाटर की बात नहीं है, इंक ड्रॉप को वो उस बीकर में काफ़ी तेज़ी से नीचे जाता है, जबकि हनी का स्पीड इंक ड्रॉप के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। यानी कि इससे, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है कि वेट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स जो हैं वो मूव तो सभी करते हैं, सभी सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स करते हैं, लेकिन डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स के मूव करने का जो स्पीड है वो अलग अलग होगा, वो उनके अपने प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करेगा। वो ऐसा क्यों होता है हम आगे देखेंगे कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स डिफरेंट स्पीड से क्यों मूव करते हैं। यहाँ इंक ड्रॉप जो है वो हनी के पार्टिकल्स की कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड से मूव करता है। हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, उसमें क्या है। एक्टिविटी 1.5 में देखते हैं, इसमें एक कॉपर सल्फेट का या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स लिए गए हैं और हॉट वाटर ग्लास में उन्हें डाला गया है। किस चीज़ के क्रिस्टल्स को, या तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स लेंगे या फिर हम पोटेशियम परमैंगनेट का, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स लेंगे या पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल्स को लेंगे। और इसमें एक में हॉट वाटर लेते हैं, 2 हम ग्लास लेते हैं, एक में हॉट वाटर लेते हैं और दूसरे में कोल्ड वाटर लेते हैं। और इन दोनों क्रिस्टल्स को, एक को सपोज कीजिए कि हमने ये दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट करना है, कॉपर सल्फेट मान लेते हैं और कॉपर सल्फेट को पहले हॉट वाटर में डालते हैं, उसके बाद दूसरे कोल्ड वाटर के भी ग्लास में डालते हैं और किसी तरह से इसको बिना स्टायर किए सॉल्यूशन को हम कुछ समय तक रहने देते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम इस बात को देखेंगे कि ये जो हॉट वाटर में क्रिस्टल्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से डिजोल्व हो रहे हैं और कोल्ड वाटर में ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स काफ़ी स्लोली डिजोल्व हुए। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि डज द रेट ऑफ, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर एंड वाई। तो देखिए, सॉलिड हो या लिक्विड हो, पार्टिकल्स मिक्स करते हैं, यानी कि कॉपर सल्फेट का जो पार्टिकल है वो कॉपर सल्फेट का पार्टिकल यहाँ मिक्स किया, कॉपर सल्फेट का पार्टिकल जो हमने लिया था वो हॉट या कोल्ड वाटर में मिक्स किया। लेकिन एक क्वेश्चन है कि डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर। तो यस, रेट ऑफ मिक्सिंग टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ मिक्सिंग भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पार्टिकल्स ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को रखती हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन करती हैं। जैसे ही वो हॉट वाटर है उसमें पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और कोल्ड वाटर में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है। किसके पार्टिकल्स की, जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनकी भी, और जो हम सब्सटेंस उसमें मिक्स होने के लिए डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट उसके कांटेक्ट में आएगा तो उनके पार्टिकल्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी।
इस तरह से ये जो मिक्सिंग होने का प्रोसेस होगा वो काफ़ी स्पीड होगा, यानी कि मूव करने का जो प्रोसेस होगा वो स्पीड होगा। मिक्सिंग स्पीड से होने का मतलब है कि वे मूव स्पीड से करेंगे, क्योंकि हम एक टॉपिक जो डील कर रहे हैं ये हमारा टॉपिक है मोशन का, कि पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो पार्टिकल्स अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग हीट एनर्जी के साथ अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा पार्टिकल्स के मूव करने में? सबसे पहले तो एक फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा कि हाँ पार्टिकल्स मूव करते हैं। सेकेंड एक्टिविटी में हमने देखा कि अलग अलग सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं, वो उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करते हैं। और तीसरी एक्टिविटी में हमने देखा यदि उन्हें हीट दिया जाए पार्टिकल्स को तो हीट एनर्जी पर ज़्यादा टेम्परेचर पर पार्टिकल्स के मूव करने का स्पीड ज़्यादा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि अभी जो हमने एक्टिविटी किया उससे एक कुछ कंक्लूजन निकालते हुए यहाँ लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हम क्या जानते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यस, दे possess what we call the kinetic energy. Yes, as the temperature rises particles move faster because with the increase in temperature kinetic energy of the particles also increase. तो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ज़्यादा टेम्परेचर पर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और उनके मोशन का स्पीड भी बढ़ता है। हम इन एक्टिविटीज़ में क्या देख रहे थे कि पार्टिकल्स जो हैं इंटरमिक्स कर रहे थे। कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स जो हैं वो हॉट वाटर या कोल्ड वाटर के साथ इंटरमिक्स किए। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा कि इंसेंस के जो पार्टिकल्स हैं इंसेंस स्टिक से निकले हुए वो एयर के साथ इंटरमिक्स किए। तो इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस पार्टिकल्स का चलता है, यानी कि फर्स्ट केस में जो इंसेंस स्टिक का केस था वहाँ सॉलिड था इंसेंस, वो हमारे गैस में मिक्स। इसके बाद कॉपर सल्फेट सॉलिड क्रिस्टल्स हैं, वो लिक्विड में मिक्स हुए। तो ये जो इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस है इसे कहते हैं हम डिफ्यूजन को डिफाइन करते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि दिस intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. Then what is diffusion? This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. खुद से मिक्स होने का उनका जो प्रोसेस है उससे डिफ्यूजन कहते हैं। हाँ, हम उसमें स्टायर कर सकते हैं, तो स्टायर करने का प्रोसेस अलग है, वो खुद से ही मिक्स हो रहे हैं, हम सिर्फ उनकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं स्टायर करके। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। हीटिंग करने के बाद डिफ्यूजन फास्टर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनके मोशन की एनर्जी बढ़ जाती है। यदि हम स्टायर करते हैं तो भी वो मिक्सिंग फास्टर होता है, सॉल्यूशन फास्टर होता है, सॉल्यूशन जो डिजोल्व होने का प्रोसेस होगा वो फास्टर होगा, क्योंकि स्टायर करने के दौरान जब हम मोशन देते हैं तो उनके मोशन की एनर्जी बढ़ती है। हम ये कह सकते हैं कि उस केस में भी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन की एनर्जी होती है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर प्रॉपर्टी है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे हम जान सकते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं? हम सॉलिड का केस देखेंगे, लिक्विड का केस देखेंगे, गैसेस का केस देखेंगे, अलग अलग। पहले जो हमारा एक्टिविटी दिया हुआ है हम उस एक्टिविटी को देखते हैं। इस एक्टिविटी में कोई
टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। इस एक्टिविटी में कुछ सब्सटेंसेस लिए गए हैं, आयरन नेल है, पीस ऑफ चॉक है, रबर बैंड है। तो इन्हें किसी न किसी तरह से हम लोग ब्रेक करने की, तोड़ने की कोशिश करेंगे जैसे भी हो सके। तो हम क्या देखेंगे कि आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक और रबर बैंड, ये तीनों जो हैं, क्या इन तीनों को ब्रेक करने के लिए क्या एक जैसा फोर्स लगाना पड़ता है या किसी में ग्रेटर फोर्स लगाना पड़ता है? आयरन नेल के केस में हमें ग्रेटर फोर्स लगाना पड़ेगा, रबर बैंड के केस में उससे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और चॉक के केस में सबसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है, वे अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। आयरन नेल्स के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और रबर बैंड के पार्टिकल्स का बीच का फोर्स उससे थोड़ा कमज़ोर है, और चॉक के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स वो इन तीनों के बीच में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये जो फोर्सेस हैं वो डिफरेंट सब्सटेंसेस में पार्टिकल्स के बीच के फोर्स डिफरेंट अमाउंट के होते हैं, डिफरेंट मेजरमेंट के, डिफरेंट क्वांटिटी के होते हैं। ये किस बात पर डिपेंड करता है? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टिकल्स, फर्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, तो उस बात पर ही फोर्स डिपेंड करेगा। यदि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा, मोर स्पेस देन लेस फोर्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच के स्पेस को कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस लेस फोर्स, यानी कि मोर स्पेस एंड लेस फोर्स, मोर स्पेस एंड लेस फोर्स। ये हमें ध्यान रखना है कि जब मोर होगा स्पेस, देन हमारे पास लेस होगा फोर्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है कि एक वाटर लिया गया है कंटेनर में, और उसमें उसके सरफेस पर, जो वाटर का सरफेस है, हम एक फिंगर डाल कर चेक करने की कोशिश करेंगे कि टेक सम वाटर के ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। फिंगर से वो उसमें डालेंगे। हम क्या देखते हैं, हम आसानी से फिंगर को डाल सकते हैं, यानी कि आवर फिंगर इज एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर। वी आर एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर। तो व्हाट वुड बी द रीज़न बिहाइंड सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? तो हमने उसको कट किया, लेकिन फिर भी सरफेस ऑफ वाटर एक साथ ही रहेंगे। यहाँ रीज़न ये है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स होता है वो फोर्स कमज़ोर होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में कमज़ोर होता है फोर्स, और वाटर के पार्टिकल्स के, इसका मतलब है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस ज़्यादा होता है। तो स्पेस ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच, और फोर्स वीक होता है, फोर्स कमज़ोर होता है। तो जब हम उसमें अपना फिंगर को डालते हैं तो आसानी से पार्टिकल्स जो होते हैं उस वीक फोर्स के कारण और मोर स्पेस के कारण वे अपने पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं, वो डिस्प्लेस्ड हो सकते हैं, लेकिन उनका फोर्स इतना भी कमज़ोर नहीं होता है कि हमने जो एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया फिंगर के द्वारा, उस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स में उनके बीच का, उन पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो डिस्टर्ब हो जाए। वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो फिर भी अटैच रहते हैं, वे अपने प्लेस को शिफ्ट भले करते हैं, डिस्प्लेस्ड भले होते हैं, लेकिन जो वाटर सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट वुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, क्योंकि वो फोर्स कमज़ोर होता है तो वो डिस्प्लेस्ड हो सकता है, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं कि वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाए। हम लोग आगे देखेंगे। इन तीनों एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स
एक्टिंग बिटवीन देम, सबसे पहली बात कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम एंड दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर and the strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. आयरन के केस में फोर्स ज़्यादा था, रबर बैंड उससे कम था, और चौक के केस में उससे कम था। तो ये फोर्स उनके बीच में होते हैं, और ये फोर्स जो होते हैं वही पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ रखते हैं। ये फोर्स का स्ट्रेंथ अलग अलग मैटर्स में अलग अलग होता है। कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन कौन मैटर हैं? तो आप देख सकते हैं, अब लव, स्मेल, हेट ये सारे तो मैटर हो नहीं सकते, थॉट, कोल्ड तो मैटर हो नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उनका मास और वॉल्यूम होना चाहिए मैटर होने के लिए। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go close. यदि हॉट फूड है तो उसका स्मेल बहुत दूरी पर रहने पर भी हमारे तक पहुंच जाता है, लेकिन कोल्ड फूड का नहीं पहुंच पाता, उसके लिए हमें उसके काफ़ी नज़दीक जाना पड़ता है। क्वेश्चन है, तो ऐसा क्यों? रीज़न ऐसा इसलिए है बच्चों, क्योंकि हॉट जो फूड है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उनका जो एयर में मिक्सिंग का जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, अब उनका एयर में मिक्सिंग का जो प्रोसेस होगा वो काफ़ी फास्ट होगा, यानी कि यहाँ डिफ्यूजन फास्ट होगा, इसलिए वो तेज़ी से पहुँचते हैं। और कोल्ड फूड के पार्टिकल्स की एनर्जी कम है और हमारे नाक तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो उसके लिए हमें उनके पास आता है, क्लोज जाना पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। एक गोताखोर जो है वो जब स्विमिंग पूल में तैरता है तो ही इज एबल टू कट थ्रू वाटर, तो इससे मैटर की किस प्रॉपर्टी के बारे में पता चला है? इससे पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। हमारा यहाँ केस में वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, लेकिन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सॉलिड की कंपैरिजन में ज़्यादा है, और उस इतना सफिशिएंट स्पेस होता है कि कमज़ोर होता है, और इसी वे में डाइवर जो है उन वाटर पार्टिकल्स डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। डाइवर जैसे ही उसमें गोते लगता है, डाइव करता है। तो किस प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है कि मैटर पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दे हैव आल्सो फोर्स बिटवीन देम। क्वेश्चन 4, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। हमने देखा क्या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला हमने क्या देखा, फर्स्ट ने देखा कि उनके बीच में स्पेस होते हैं। सेकंड हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स मूव करते हैं। और थर्ड हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में फोर्स होता है। ये 3 प्रॉपर्टीज हमने देखा। नेक्स्ट पे आते हैं।